अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स का ऑब्वियसली मामला है, सूडान क्राइसिस के हवाले से। आजकल आप जहाँ पे भी न्यूज़ में देखेंगे तो आपको सूडान क्राइसिस ही मिलेगा। वाई इज़ दैट? और ये सूडान क्राइसिस जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर से कैसे रिलेटेड है, और इसको मैंने यहाँ पे साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा है अनदर सीरिया। तो इसकी क्या वजह है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में, ओबियसली पाकिस्तान का जो रिलेशन है सूडान के साथ, और पाकिस्तान अपने जो वहाँ पे लोग हैं उनको बचाने के लिए क्या कर रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। बट मेनली हमारा इस वीडियो में जो फोकस रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द सूडान क्राइसिस। की आखिर ये है क्या, ये क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पे मैस किलिंग्स हो रही हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। बिफोर गोइंग टू द मेन लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ये सारी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। इवन अगर आप थोड़े से भी इन टच हैं न्यूज़ के साथ तो आप क्लियरली जान सकते हैं कि आजकल सूडान क्राइसिस कितना ज़्यादा न्यूज़ में पकड़ा जा रहा है। पहले हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो यार, पाकिस्तान से आपको बिल्कुल वेस्ट में जाना पड़ेगा, ऑल अक्रॉस सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये अफ्रीका में सूडान। बेसिकली सूडान इज़ इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये सूडान है। ये रफली अबाउट 2.3 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान के जो जियोग्राफी है उसका है। पाकिस्तान का एरिया तकरीबन 8 लाख के करीब है और सूडान का 18 लाख के करीब है। तो सूडान पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 10 ममालिक हैं जिनके साथ की अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और इसके अलावा रेड सी जो है दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट जो है रेड सी, जहाँ से दुनिया की 40% तजारत कंट्रोल होती है, जिसकी वजह से प्रॉबेबली ये वाला जो ऑनगोइंग क्राइसिस है ये भी इसी वजह से ही है, रेड सी की वजह से। तो ये रेड सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है 10 ममालिक में। ऊपर इजिप्ट है, लीबिया है, साथ चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, कीनिया है, इथोपिया है और एरित्रिया है। अब यहाँ पे ये जिबूती है, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर तो नहीं करता, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सूडान क्राइसिस को एग्रीगेट करने में। वो कैसे है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सूडान के बारे में। इसका कैपिटल खर्तूम है, जिस जो कि एक्चुअली में ब्लू नाइल और वाइट नाइल का जो एक मीटिंग पॉइंट भी है, यानी कि बेसिकली जो एग्जिस्टिंग नाइल है, जो सबसे बड़ा नाइल रिवर है, वो यहाँ पे आके मिलता है, यहाँ पे बनता है। लार्जेस्ट सिटीज़ का ओम्बडमैन है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक और इंग्लिश है। एथनिक ग्रुप्स इसमें ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। इसको एथनिकसिटी देखने में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सूडान में ना मेजर जो एथनिसिटी है वो सूडानीज अरब हैं, और इन्हीं की गवर्नमेंट रहती है और अभी भी ये पावर में है। और इनका जो बाकी जो हमारे पास बेजा हैं, न्यूबा हैं, फार हैं, एथोपियंस हैं, इजिप्शियंस हैं, होसा हैं, फुलानी हैं, अदर भी हैं थोड़े से। तो ये बेसिकली अफ्रीकन ओरिजिन है, जबकि ये अरबियन ओरिजिन है, मिडल ईस्टर्न जो रीजन है सूडानीज अरब। तो आप देखिए 70% जो हैं वहाँ पे अरब हैं, 30% अफ्रीकन है। तो ये एक मेजर है कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का। बेसिकली आप कह सकते हैं ये अभी जो जंग चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, दैट इज़ द वॉर ऑफ एथनिसिटीज़। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे इस्लाम सबसे ज़्यादा है, 90% के करीब है। इससे पहले जब 2011 में साउथ सूडान बना, उससे पहले यहाँ पे क्रिश्चियन काफ़ी बड़ी तादाद में थी, लेकिन साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान जो जिसको एग्जिस्टिंग सूडान कहा जाता है, तो ये डिवीजन थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी साउथ सूडान में ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने अपना मुल्क अलहदा कर लिया। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सूडान है इसमें आम ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो एथनिसिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान की तरह मार्शल लॉ ला चुके हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एरिया की अगर बात करें 18,86,068 किलोमीटर स्क्वायर है, तो और ये पाकिस्तान के तकरीबन रफली यानी कि 2.3 टाइम्स है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 5 करोड़ के करीब आबादी है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एरिया, पॉपुलेशन कम है, तो
करेंसी अगर है तो ये है सूडानीज पाउंड। दिस इज़ सरप्राइजिंग कि यहाँ पे पाउंड चलता है, लेकिन चलता है। उसकी वजह यह है कि इसने 1956 से ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की थी, तो उसके बाद उन्होंने उसी एग्जिस्टिंग करेंसी को भी सेट यानी कि बाद में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी आई ही नहीं कि ये अपना फॉरेन पॉलिसी से लेकर करेंसी और बाकी चीज़ें इस्टेब्लिश करते। तो ये आप चार्ट दे सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इन सूडान। 1956 में इनका जो था अपना इंडिपेंडेंस है और 1958 में यहाँ पे पहला मार्शल लॉ लग गया है। ठीक है, पाकिस्तान को फिर भी 10 साल लग गए थे मार्शल लॉ लाने में, लेकिन यहाँ पे 1958 2 साल बाद ही मार्शल लॉ लग गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मार्शल लॉ था वो 1966 में पहला मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, दूसरा 69 में दोबारा लग गया 3 साल बाद ही। उसके बाद आप देख सकते हैं 85-89 में दोबारा मार्शल लॉज लाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 89 से 2019 तक उमर अल बशीर एक नाम का बंदा था, ही वॉज रूलिंग थ्रू मिलिट्री। ठीक है, अब उमर अल बशीर को भी याद रखना ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसी की वजह से ये सारे मामलात इतने ज़्यादा इंस्टेबल हैं। खैर 30 साल तक उसने जब गवर्नमेंट किया 2019 तक, तो उसी की आर्मी ने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट बन गई। लेकिन 2021 में ये सिविलियन गवर्नमेंट को भी टॉपल कर दिया अब्दुल बरहान फतेह ने, जो अभी एग्जिस्टिंग एक्टर हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट दोबारा किसकी आ गई, मिलिट्री की। अब देखते हैं कि यार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है जी, दो जनरल हैं, अरे ये जनरल है, ये दो जनरल हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। और आपस में ये लड़ क्यों रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, अब ये कहानी जाती है डेट बैक्स टू 2003। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और अभी तक तो जारी है। और तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग, इवन 580 के करीब, 589 मैंने पढ़ा था, तो 589 के करीब लोग इसमें जो है वो शहीद हो चुके हैं, जाबाक हो चुके हैं। तो आज इन फर्स्ट में है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये वो जनरल है, ये इनका नाम अब्दुल बुरहान अल फतेह अल फातेह, यानी कि ये दोनों ही फतेह इनके साथ आते हैं। और ये हमीती इनका नाम है, तो इसका बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, डेट्स बैक टू 2003 में आ जाए। यहाँ पे आपको पता है 2012 में सूडान, ये साउथ सूडान लगा हो गया था, लेकिन तब ये इकट्ठा था। तो अभी इसके सूडान के 3 पार्ट उस टाइम के अगर हम देखें तो 3 पार्ट बनते थे। एक तो मेनलैंड सूडान है जहाँ पे खुर्तूम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो रीजन है वो दारफूर का रीजन है जो मेन, और तीसरा जो रीजन था वो साउथ सूडान था, ये अलहदा हो गया, यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा थे, ये इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, आते हैं बात सूडान पे। ये जो मेनलैंड सूडान है यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं अरब, सूडानीज़ अरब 70% के करीब। ठीक है, ये दारफूर का जो एरिया यहाँ पे हैं ब्लैक्स। तो ब्लैक्स जो है वो अरब्स को समझते हैं कि उन्होंने काबज़ किया हुआ है सूडान। तो 2003 में यहाँ पे ना एक सिविल वॉर छिड़ गई बिटवीन अरब्स एंड ब्लैक्स। रिमेंबर दैट उस टाइम पे जो हमारा लीडर था वो कौन था इसका, सूडान का, उमर अल बशीर। उमर अल बशीर ने 2003 से लेकर 2010 तक तकरीबन इसने रेजिस्टेंस शो की है, लेकिन यहाँ पे ना एक उससे कामयाबी नहीं मिली। फिर उसने ना 2009 में एक जंजवीद नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उसने हायर किया। यानी कि पहले क्या करता था, पहले मेन मिलिट्री जो थी, स्टेट की मिलिट्री, उसको इस्तेमाल करता था दारफूर के जो दारफूरियन लोग थे। ठीक है, और तकरीबन कहा जाता है तो 40 लाख के करीब लोगों को इसने मारा था, 4 मिलियन पीपल। ठीक है, नंबर में मेरी। अब ये जो दारफूर रीजन है यहाँ पे उसको कामयाबी तो नहीं मिली। ये जो रिवॉल्ट था इसको दबाने में नाकाम रहा कौन, उमर अल बशीर, अंटिल 2009। 2009 में उसने जंजवीद नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल उसी तरह थी जैसी है पाकिस्तान में टीटीपी। ठीक है, पाकिस्तान में टीटीपी का काम क्या था, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वही काम जंजवीद करती थी और उमर अल बशीर। यानी टीटीपी के जो लोग थे वो अफ़गानिस्तान में जाते थे, वहाँ पे लड़ते थे। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। जंजवीद एग्जैक्टली यही करता था। वो क्या करता था, वो मेनलैंड सूडान से ऑर्डर लेके दारफूर का जो रीजन था वहाँ पे जो मलेशिया, वहाँ पे जो रिवॉल्ट थे, ठीक है, उनको दबाता था।
अब यहाँ पे एक दो आर्मीज बन गई, एक जंजवीद बन गई, दूसरी मेनलैंड आर्मी। जो मेनलैंड आर्मी थी उसकी तादाद है 4 लाख के करीब। जंजवीद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा पावर में चला गया। आज के दौर में इसकी तादाद है 10 लाख, सॉरी 10 लाख 1 लाख, ठीक है। तो ये जो जंजवीद थी ये उमर अल बशीर जो था उसके साथ इसके काफ़ी ज़्यादा करीबी रवाबत थे। इवन दैट उमर अल बशीर की जो पर्सनल सिक्योरिटी थी वो भी जंजवीद करता था। इसको 2013 में आके ना इसने नाम दे दिया रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF। पहले जंजवीद एक मिलिशिया ग्रुप था, ठीक है, जैसे TTP इन पाकिस्तान, फिर उसको एक बाकायदा फोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया इन 2010, ठीक है, और इसका नाम दिया गया रैपिड सपोर्ट फोर्स। अब ये रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है बिल्कुल पैरेलल आर्मी थी, ठीक है, मेनलैंड आर्मी के पैरेलल एक आर्मी थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये था कि ये जो लोग थे ये लीबिया में, यमन में भी लड़ते थे। अब ये कैसे लड़ते थे? लाइक आपको अगर याद हो तो मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ इन्होंने लड़ा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, मैप से मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, ये जो RSF है इसने 2019 तक उमर अल बशीर का साथ दिया, लेकिन 2019 में उमर अल बशीर और जो मेन आर्मी थी सूडान की, इन दोनों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट उमर अल बशीर, ठीक है। तो इसने RSF और जो था मेनलैंड आर्मी, इन दोनों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट उमर अल बशीर। 2019 में उसको हटा के इन्होंने एक गवर्नमेंट बना दी, सिविलियन गवर्नमेंट, ठीक है। और उसमें जो लीडर था वो यानी कि RSF जो लीडर था, RSF का जो लीडर था मोहम्मद हमदान डिगैलो हमदीटी, इसको हमदीटी के नाम से अमूमन जाना जाता है। जो दूसरा मेनलैंड जो आर्मी का था अपना लीडर, वो था अब्दुल बुरहान अल फतेह। अब जब सिविलियन गवर्नमेंट इन्होंने सेटअप कर दी 2019 में, तो 2021 में दोबारा रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट से मुराद ये कि आर्मी ने कैप्चर कर लिया पूरी इसको सूडान को, तो यहाँ पे दोबारा मिलिट्री कूप हो गया। कब? यहाँ पे हुआ 2021 में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार ये जो जब कूप हुआ ना 2021 में, तो एक अब सूडान जो कन्वर्ट होगा मोर ऑफ लाइक अरिस्टोक्रेटिक स्टेट में। अरिस्टोक्रेटिक स्टेट क्या होती है? जिसमें कोई 5-7 लोग मिल के ना पूरी गवर्नमेंट को चला रहे होते। ऐसा ही हुआ सूडान में। सूडान ने एक बनाई काउंसिल ऑफ मिलिट्री जनरल, ठीक है। अब ये जो है ये अब्दुल बुरहान अल फतेह हैं, ठीक है, ये खुद बन गए सूडान के प्रेसिडेंट। और ये जो है ना अपना जनरल मोहम्मद हमदान डिगैलो हमदीती, इनको उन्होंने बना दिया काउंसिल ऑफ जो अपना था काउंसिल ऑफ मिलिट्री जनरल्स, उसका इन्होंने बना दिया चीफ। अब रिमेंबर दैट कि ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं। इनके पास फोर्स है कितनी? 1 लाख, और इसके पास मेनलैंड आर्मी है, पावर है, और 4 लाख की फोर्स है। अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अभी क्या हुआ है कि ये जो है अब्दुल बुरहान अल फतेह ये चाहते हैं जो RSF है ना उसको मर्ज कर दिया जाए इन द मेनलैंड आर्मी, ठीक है। अब जब ये मेनलैंड आर्मी मर्ज कर देंगे तो ये मोहम्मद हमदान डिगैलो जो है वो तो RSF के लीडर है ना, ठीक है, तो उनके तो पावर ख़त्म हो गई। अब पावर ख़त्म क्यों करनी है उसके बारे में बात करते हैं। इनके पीछे है रशिया है, लीबिया है, चैड है, सऊदी अरब है इवन के, ठीक है। अब इनके पीछे सऊदी अरब क्यों है? क्योंकि ये है दारफुर रीजन से। दारफुर रीजन रिच इन गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड माइन काफ़ी ज़्यादा है। ये उस पर कब्ज़ा है हमदान डिगैलो का, ठीक है। तो रशिया जो है वो इनके साथ वहाँ पे पार्टनरशिप करके रशियन कंपनीज वहाँ पे गोल्ड माइनिंग करती हैं। अब इससे अल्टीमेटली किसको ख़तरा है? अमेरिका को। तो अब बुरहान के साथ कौन कौन है? यहाँ पे USA है, इजिप्ट है, और अपनी मेन गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे जो मसला है ना वो ये था कि जो रिसेंटली अभी कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ है कि अल बुरहान ने डिमांड की कि RSF को मर्ज कर दिया जाए इन द मेन आर्मी। अब उसने ये डिमांड क्यों की? उसकी वजह थी रशिया का सूडान के साथ एक डील, जो पहले रशिया और हमदान के पहले ही काफ़ी अच्छे रिलेशन थे बिकॉज ऑफ गोल्ड माइनिंग, जो मैंने आपको बताया। अभी इसी साल पिछले मंथ में फेब में एक्चुअली में 23 फेब को क्या हुआ, रशिया ने ना रशिया ने सूडान में एक पोर्ट ख़रीद लिया। वहाँ की गवर्नमेंट से उसने एक पोर्ट को हायर किया कि यहाँ पे उसने बनानी है एक सी पोर्ट,
ऑन रेड सी। अब ये जो पोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको बताया था शुरू में, जिबूती जो है इसका भी एक किरदार है। इसका किरदार क्या है, यहाँ पे है चाइनीज़ पोर्ट, चाइनीज़ सी पोर्ट, और यहाँ पे आ गई रशियन सी पोर्ट, ठीक है। अब ये रेड सी का जो इलाका है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन नेशंस एंड वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की 40% से ज़्यादा ट्रेड जो है ना यहाँ से होती है ऑन डेली बेसिस। अब यहाँ पे एक साइड पे चाइना है, जिबूती में उसने अपना नेवल जो है बेस बनाया हुआ है। उसके बाद अब ये रशिया का भी यहाँ पे नेवल बेस बन जाएगा, तो इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा, अमेरिका को, वेस्टर्न नेशन को। अब इसी वजह से वेस्टर्न नेशन ने अल बुरहान पे ना इन्होंने प्रेशर डाला कि वो क्या करे, वो ये करे कि मर्जर करे इसको इसके साथ, आरएसएफ को मेन आर्मी के साथ। उसकी वजह क्या है कि हमदान जो था ना वो चाहता था कि रशिया यहाँ पे खित्ते में आए, जबकि अल बुरहान जो है ना वो नहीं चाहता था। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सूडान है यहाँ पे। अब सूडान में 2 ग्रुप्स हैं, आरएसएफ और दूसरा अल बुरहान, एक मेन आर्मी। मेन आर्मी की सपोर्ट में है कौन कौन, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, यहाँ पे इजिप्ट है। ये ही 2 मेन प्लेयर हैं इंटरनेशनल में। अब ये क्यों है इसके सपोर्ट में, क्योंकि आरएसएफ जो है ना उसके साथ उसके एंटी है, एंटी में मुराद रशिया। हमदान जो है ना वो फुली इन सपोर्ट ऑफ मेकिंग सी पोर्ट ऑफ रशिया इन सूडान, जबकि जो बुरहान है वो अमेरिका की पनाही में है। उसके बाद जो हमदान है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसकी वजह क्या है, आरएसएफ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी वजह ये है कि लीबिया में खलीफा हफ्तार जो मिलिट्री जनरल है वो भी आरएसएफ को सपोर्ट करता है। अब वो सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि किसी ज़माने में मम्मर कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी उसमें आरएसएफ ने खलीफा हफ्तार का साथ दिया था। चैड में जब सिविल वार हुई थी उसमें भी आरएसएफ जो था वो खुद गया था, लीबिया में भी और चैड में भी, क्योंकि ये मलेशिया है, ये तो आर्मी तो है नहीं, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ये नहीं है, तो ये जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे चले जाते हैं। तो चैड भी जो है वो आरएसएफ के साथ है, लीबिया आरएसएफ के साथ है, सऊदी अरब जो है इवन वो भी आरएसएफ के साथ है। और वो क्यों है, क्योंकि यमन में जो हौसी बागी है ना उनके खिलाफ आरएसएफ को हायर करते हैं सऊदीया टू फाइट अगेंस्ट हौसी बागीज। तो ये इस वजह से जो आरएसएफ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अब अल बुरहान कहता है जी कि आरएसएफ को इंटीग्रेट कर दिया जाए विद इन फ्यू मंथ्स इन द मेन आर्मी। हमदान ये नहीं चाहता। हमदान क्या कहता है, हमदान कहता है इसको ग्रेजुअली इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए विद इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अब हमदान ऐसा क्यों चाहता है, ऑब्वियसली जब यार एक बंदे से आप उसका हथियार छीन लेंगे तो वो फिर क्या कहते हैं पावरलेस हो जाएगा। तो हमदान का जो हथियार है वो है आरएसएफ, जबकि अल बुरहान जो है वो चाहता है कि वो हमदान को कमज़ोर करके खुद गवर्नमेंट पे कब्जा कर ले। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अभी, जब रशिया ने सूडान में एक पोर्ट बनाने की कोशिश की है। तो दिस वाज द होल स्टोरी। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी एफर्ट्स की हैं थ्रू सऊदी अरब, थ्रू चाइना, डिफरेंट जो रीजन से पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सूडान में फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है। 1500 के करीब पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए, ठीक है। तो उनमें से ज़्यादातर को तो निकाल दिया गया, तकरीबन 900 जो है वो इवैक्यूएट हो गए हैं। थोड़े जो पिछले बाकी रह रहे हैं उन्हें भी इंशाल्लाह निकाल लिया जाएगा। That was all and all for today. Thank you very much for listening. Subscribe the channel and press the bell icon. That's it.